व्हाट्सएप, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 वन शॉट में कवर करने वाले हैं। क्या है? जीव जनन कैसे करते हैं, जो कि ये चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हर बार यहां से ना क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। एक लॉन्ग तो आपको पक्का का पक्का मिलने वाला है। ठीक है, तो हम बिना जो है लेट किए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज सुप्रिया एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल एसबीएस बेसिक नॉलेज। सो लेट गेट स्टार्ट। हम देखेंगे टॉपिक्स को, पहले देखेंगे कि आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है, उसके बाद हम, जिससे अगर हमें पता चल जाए कि हमें इस चैप्टर में आखिर क्या क्या पढ़ना है, तो हमको वो चीजें ना आराम से समझ में आने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज जनन क्या है ये हम पढ़ेंगे, फिर जनन के प्रकार को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, जो कि बहुत ज्यादा अगर हम इंपॉर्टेंट लिखें तो बहुत ज्यादा, मतलब या तो आपका एग्जाम में नर जनन तंत्र आएगा या तो एग्जाम में आपका मादा जनन तंत्र आएगा। ठीक है, एंड मैं ये बता देती हूँ, ये आपका आता है शॉर्ट में, ये आता है आपका लॉन्ग में, एंड पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पिछली बार क्लास 10th वाले जो भी बोर्ड दिए हो उसमें आपका पुष्पी में जो है लैंगिक जनन आया हुआ था। पुष्पी कार्ड को हमें सचित्र वर्णन करना था, जो कि क्लास 10th आपका उत्तर प्रदेश में आया हुआ था। ठीक है, तो ये पिछली बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पता ये रिपीटेड में आ जाए। ये भी आपका लॉन्ग में ही भी आता है। एंड अलैंगिक जनन तथा इसकी विधियां, ये दोनों आपका किसमें? शॉर्ट में आता है। ठीक, तो समझ में आया कि कौन सी चीजें कहां से आती हैं और कितने नंबर की आती हैं। शॉर्ट में आ रहा तो ऑफकोर्स सी बात है 3 या 4 नंबर में, ये आपका 5-6 नंबर में, ये आपका 6 नंबर ही मान के चलिए। शॉर्ट में 3-4 नंबर में। और ये नहीं एमसीक्यू किसके साथ आएगा किसके नहीं, अगर मैं कहूं तो एमसीक्यू सबके साथ बनने वाला है। चैप्टर का फ्लो समझा कि आखिर क्या क्या चीजें एग्जाम में आने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए अब ना हम जनन को जो है पढ़ाते हैं आप लोगों को कि जनन क्या है। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा मिटा देती हूँ। ठीक है, आई होप आप लोग ये समझ चुके होंगे। तो जनन की बात करते हैं। सबसे पहले हम इसकी क्या लगाएंगे? हेडिंग लगाते हैं। हेडिंग लगाइए आप जनन की, ठीक, जिसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? जनन क्या है? तो आपने देखा होगा कि बिल्ली का बच्चा सेम टू बिल्ली की तरह होता है, कुत्ता का बच्चा कुत्ते की तरह होता है, हिरन का बच्चा हिरन की तरह, गाय का बछड़ा गाय की तरह, इंसान का जो बच्चा होगा इंसान की तरह। मतलब इसमें आपको क्या दिख रहा है? कहीं पे आपने ऐसा देखा है कि बिल्ली का बच्चा कुत्ता हो जाए या फिर इंसान का बच्चा गाय हो जाए? ऐसा नहीं देखा है। मतलब ऐसा कोई जीव है जो अपने ही जैसी संतति को क्या कर रहा है? उत्पन्न कर रहा है। वही क्या है आपका? वही है जनन। सिंपल। क्या लिखना है आप लोगों को कि ऐसी प्रक्रिया, क्या लिखना भाई? ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपनी जैसी संतति को, भाई किसको? संतति को उत्पन्न करता है। ठीक, समझ में आया? मतलब ये क्या कह रहा? जनन क्या है? रिप्रोडक्शन क्या है? ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव है, या मैं हूं या बिल्ली है या फिर कोई सा भी जानवर है, वो क्या कर रहा है? अपने ही जैसी संतति को क्या कर रहा है? उत्पन्न कर रहा है। उसी को क्या कहेंगे भाई? जनन कहेंगे। समझ में आया? ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब भाई जनन के प्रकार, क्या जनन को आपने समझ लिया? करेक्ट निशान लगाइए। जनन के प्रकार, इसमें आप डालोगे जनन के प्रकार। तो भाई जनन आपके 2 प्रकार के होते हैं। अब आप कहोगे भाई कौन कौन से? तो मैं कह दूंगी भाई, एक होगा आपका लैंगिक जनन और एक होगा आपका अलैंगिक जनन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मजा आने वाला है। बस आराम से आप समझते चलिए। ठीक है, यूं ही आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप फिर कहोगे अरे मुझे तो ये चैप्टर आ गया। बहुत ज्यादा सिंपल है। क्या? एक तो आपका लैंगिक जनन है, एक तो आपका क्या है? अलैंगिक जनन है। अब लैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक जनन क्या है?
जो अलैंगिक जनन होता है इसमें आपको दो जीवों की, ये जो आपका लैंगिक जनन होता है इसमें आपको दो जीवों की आवश्यकता होती है। किसकी? दो जीवों की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। और जो आपका अलैंगिक जनन होता है इसमें एक जीव की आवश्यकता होती है, एक जीव की आवश्यकता होती है। मैं आप लोगों को यहां से ये बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे पहले आप लैंगिक जनन में समझिए कि इसमें आपके दो जीव होंगे, पर्टिकुलर दो जीव होंगे, और यहां पे आपके एक जीव होंगे। अब दो जीव कैसे होंगे, एक जीव कैसे होंगे, इसको हम समझेंगे, लेकिन इसको हमें थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं डेस्टर लेती हूँ और इसको मिटाती हूँ। तो जनन समझ में ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव की अपनी जैसी संतति को उत्पन्न करते हैं। जनन दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका लैंगिक जनन है, एक भाई आपका अलैंगिक जनन है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ क्या भाई, यहाँ पे सारी चीजें इसको रख देती हूँ। यहाँ पे हमारा क्या है, जनन दो तरीके से हुआ, एक हमारा है लैंगिक जनन और एक भैया है हमारा अलैंगिक जनन। क्लियर? अब इसमें मैंने क्या बताया भाई, इसमें मैंने बताया याद तो हो ही गया होगा दो जीव, और इसमें मैंने बताया एक जीव, ठीक, समझ में आया। अब दो जीव मतलब क्या, एक तो नर होगा, एक तो क्या होगा, मादा होगा। एक भैया क्या होगा, एक तो आपका नर होगा, एक क्या होगा, एक तो आपका नर होगा, एक तो मादा होगा। और इसमें ये सारी चीजें कुछ भी नहीं होंगी। इसमें और इसमें अंतर पूछा जाता है, जो कि मैं अभी आप लोगों को इसी वक्त अपने हाथ से लिखकर जो है प्रोवाइड करने वाली हूँ, ठीक है। तो एक एक चीज नोट डाउन करते हुए चलेगा, और जिस तरह से मैं बना रही फ्लो चार्ट उसी तरह से आप बना के चलिएगा, जिससे आपको एग्जामिनर देखे तो लगे कि हाँ स्टूडेंट ये चीज को समझा हुआ है, और नंबर ज्यादा मिलने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो लैंगिक जनन में मैंने क्या कहा भाई, दो जीव होते हैं, एक तो आपका नर होता है, एक तो मादा होता है। तो नर में नर युग्मक होता है, नर में क्या होता है, नर युग्मक होता है, और मादा में आपका भाई मादा युग्मक होता है। अब आप कहोगे भाई युग्मक क्या है, तो युग्मक मीन्स होता है जैसे एक प्रकार की कोशिका है, ठीक है। तो बस आप लोगों को इतना केयरफुली ध्यान देना है कि नर में भाई नर युग्मक होता है एंड मादा में आपका मादा युग्मक होता है। अब नर युग्मक मतलब नर में आपका क्या पाया जाता है, नर में आपका शुक्राणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है, शुक्राणु पाया जाता है, और मादा में आपका अंडाणु पाया जाता है। शुक्राणु में होता है स्पर्म एंड अंडाणु में होता है आपका ओवरी। क्लियर? इंग्लिश भी मैं बता दे रही हूँ जिससे आपको कोई टेंशन ना रहे। अब शुक्राणु क्या होता है, ये ना छोटा होता है, इसमें मैं क्या लिखूंगी, ये क्या होता है, पहली चीज तो ये है कि ये छोटा होता है और चल होता है। क्या होता है, चल। पहली चीज शुक्राणु के बारे में है कि ये छोटा होता है और चल होता है, और जो आपका अंडाणु होता है ये अचल होता है। अभी मैं समझाने वाली हूं ये सारी चीजें, ठीक है। तो देखिए हमने क्या समझा अभी तक कि लैंगिक जनन में हमें दो जीवों की आवश्यकता पड़ती है, एक तो भैया नर, एक तो भैया मादा। अब नर में नर युग्मक पाया जाता है, मादा में मादा युग्मक पाया जाता है। अब नर युग्मक क्या आपका शुक्राणु पाया जाता है, और मादा युग्मक में क्या भाई अंडाणु पाया जाता है। शुक्राणु को हम स्पर्म बोलते हैं, अंडाणु को हम ओवरी बोलते हैं। अब शुक्राणु क्या है, ये छोटा होता है, चल होता है, एंड अंडाणु क्या है, ये अचल है। जैसे आपका क्या हो गया, यहां पे मैं फिगर बना रही हूं, ये आपका हो गया अंडाणु, ठीक है। ये क्या होगा, सॉरी यहाँ पे मैंने सा लिख दिया, ये हो जाएगा अंडाणु। एंड आपका स्पर्म जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जो कि चल होता है और छोटा होता है, ये उसकी पूंछ होती है, ठीक है। तो अब ये क्या किया, यहां समझने की कोशिश करिए। जब आपका ये हो गया, आपका ये स्पर्म है, ये आपका ओवरी है। अब जब ये स्पर्म ओवरी के पास जाता है, इन दोनों के मिलने से कौन सी क्रिया होती है, एग्जाम में आता है कि जब स्पर्म में शुक्राणु और अंडाणु मिलता है तो कौन सी क्रिया होती है। तो यहां पे आपका होता है निषेचन। क्या होता है, निषेचन। यहां पे मैं लिख देती हूं, यहां पे आपका निषेचन होता है, ठीक है। एक बार फिर से समझाऊं, कम ऑन, एक मिनट, इसको मैं मिटा के फिर समझाती हूं।
सबसे पहले आपको क्या देखना है, यहाँ पे रखती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या है, अंडाणु है, एक तो भाई आपका स्पर्म है, ठीक है। अब भाई जब ये स्पर्म, इधर से मैं फिगर बनाती हूँ, जब ये स्पर्म क्या करता है, अंडाणु के पास जाता है, ये आपका है शुक्राणु, ठीक है, और यहां पे आपका है अंडाणु। मतलब जब शुक्राणु आपके अंडाणु के पास जाता है, बहुत हजारों की मात्रा में जाता है, तो यहां पे क्या क्रिया होती है, तो यहां पे आपके निषेचन की क्रिया होती है। मतलब नर और मादा के संलयन को ही क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। या फिर आप कह सकते हैं शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से आपका क्या होता है, आपका आपका यहां पे मैं लिख देती हूं, निषेचन होता है, मीन्स फर्टिलाइजेशन होता है। यहां तक की प्रक्रिया समझ में आई कि नहीं, ठीक है। आई होप समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या देखा। लैंगिक में दो जीव, एक नर एक मादा, नर में नर युग्मक, मादा में मादा युग्मक, इसमें शुक्राणु इसमें अंडाणु। अब शुक्राणु और अंडाणु जब मिले तो निषेचन हुआ, मीन्स फर्टिलाइजेशन हुआ, और उसके बाद निषेचन के पश्चात यहां पे आपका युग्मनज बना। क्या बना, युग्मनज, जिसको हम भाई बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट। आप जाइगोट भी लिख सकते हो। समझ में आया कि आपका निषेचन के बाद क्या बना, युग्मनज बना, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन अलैंगिक में ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है, ठीक है। समझ में आया, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो एक आपका लैंगिक जनन में अंतर पूछा जाता है, एक अलैंगिक जनन में, तो उसके अंतर को हम लिख लेते हैं। तो इसको मिटाते हैं। आई होप आप लोग ये समझ चुके होंगे। अब जो आपने समझा है उसको ही आपको क्या करना है, फ्लो में लिखना है। आपने जो अभी तक समझा, ये सारी चीजें जो मैंने समझाई ना, इसी को आपको क्या करना है, फ्लो में लिखना है। तो आइए हम साथ मिलकर फ्लो में लिखते हैं, ठीक है। और यहीं से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का, 4 नंबर का भी क्वेश्चन बन जाता है। जैसे आपका इधर हो गया अलैंगिक जनन, और यहां पे हो गया आपका लैंगिक जनन। अंतर पूछा जाता है तो अंतर आइए लिखते हैं। क्या है, सबसे पहले हम लैंगिक जनन को उठाएंगे। तो लैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें हमें 2 जीवों की क्या होती है, 2 जीवों की आवश्यकता होती है, आवश्यकता। समझ में आया। और इसमें हम क्या लिखेंगे भाई, एक जीव की आवश्यकता, एक जीव की आवश्यकता, आवश्यकता। समझ में आया। दूसरी चीज यहीं से हम उठाएंगे। देखिए, आपको जब भी किसी ना किसी चीज में अंतर पूछा जाए, तो अगर आप एक चीज जो है सही चीज लिख रहे हो, पॉजिटिव लिख रहे हो, तो इधर आपका नेगेटिव होना ही होना। अगर आप कह रहे हो इसमें ये चीज पाई जा रही है, तो कंफर्म है अगर अंतर पूछा गया तो इसमें ये चीज नहीं पाई जाएगी। एकदम सेम ट्रिक है आप लोगों का ये करने के लिए कि अगर कभी भी किसी चीज में अंतर आ जाए, अगर आपको 2-3 पॉइंट्स याद है, तो वो लिखने के बाद उसी का अपोजिट आप उस वाली चीज में लिख दीजिए, आपके अंतर के क्वेश्चन सारे सही हो जाएंगे। समझ में आया। चलो भाई, तो यहाँ पे एक जीव की आवश्यकता होती है, यहाँ 2 जीव की। अब भाई यहाँ पे मैंने कहा युग्मक बनते हैं, तो यहाँ पे युग्मकों का निर्माण, ठीक है, और यहां पे नहीं होता, नहीं होता, ठीक, क्लियर। 3rd नंबर, यहां पे यहां पे निषेचन की क्रिया यहां पे नहीं होता, ठीक। 4th नंबर, युग्मनज बनता है, यहां पे नहीं बनता, ठीक। और यहां पे देखिए, समझ में आया। 4 पॉइंट मैंने लिखा है। इसमें 2 जीवों की आवश्यकता होती है, इसमें 1 जीव की आवश्यकता होती है, इसमें युग्मकों का निर्माण होता है, ऐसी कोई चीज इसमें नहीं होती। 3rd, इसमें निषेचन की क्रिया होती है, इसमें नहीं होती। 4th नंबर, युग्मनज बनता है और यहाँ पे नहीं बनता। लास्ट आप लिख सकते हो कि इसमें विभिन्नताएं अधिक होती हैं। इसमें क्या होती हैं, विभिन्नता अधिक, और इसमें क्या होती है, विभिन्नता
कम। अब विभिन्नता अधिक, विभिन्नता कम से क्या, ये आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे। पर फ्लो चार्ट में बता देती हूं कि जैसे क्या हुआ, जैसे विभिन्नता अधिक कैसे होगी, लैंगिक जनन में कौन आता है, नर और मादा आते हैं। अब ये तो है नहीं कि आप सेम टू एकदम अपने पापा की तरह हो, ऐसा तो है नहीं, लेकिन उनके कुछ लक्षण मिल रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप एकदम माँ की तरह हो, लेकिन उनके भी कुछ लक्षण आप में मिल रहे हैं, तो यानी भिन्नताएं हैं उसमें। तो यहाँ पे भिन्नताएं अधिक है। लेकिन अगर हम अलैंगिक जनन की बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें विभिन्नताएं कम होंगी। अगर आप एक आम का पेड़ लिए, ठीक है, और उसकी गुठली को खाया, मतलब उस आम के पेड़ में से गुठली को, मतलब उस आम को खाया, गुठली को लिया, फेंक दिया, उसी की तरह पेड़ जम गया, मतलब वहां पे विभिन्नताएं कम हैं। लेकिन अगर कोई पिता और माता अपने संतान को उत्पन्न कर रहा है तो उसमें विभिन्नताएं अधिक हैं। हाँ, ये हो सकता है कि उसके गुण मिल रहे हो, बट सेम तरीके से नहीं हो सकते। तो मैंने क्या आप लोगों को बताया, सबसे पहली चीज तो मैंने आप लोगों को जनन बताया, उसके बाद मैंने जनन के प्रकार बताए, फिर मैंने निषेचन बताया कि क्या होता है, नर और मादा के मिलने पर जो भी क्रिया होती है उसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एंड अब हम चलने वाले हैं नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, तो इसको मिटा के ना बढ़ते हैं आगे। चलिए भाई, नर जनन तंत्र को हम देख लेते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। मैं 5 मिनट में आपका नर जनन तंत्र खत्म करने वाली हूं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको नर जनन तंत्र में क्या ध्यान रखनी है, 4 पॉइंट को ध्यान रखना है। पहला वृषण, दूसरा वृषण कोश, तीसरा शुक्रवाहिनी और 4th नंबर शिष्ट। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, इसके डायग्राम की प्रैक्टिस आप लोगों को भर भर के करनी है, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक चीज और बता देना चाहती हूँ, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, अगर आपको 100% आपको अगर कोई भी दिक्कत नहीं है इसके चित्र में, इसके फिगर को बनाने में, तब ही आप इसको लिखिएगा, वरना आपके यहां से बहुत सारे जो है नंबर कट जाते हैं, क्योंकि फिगर बहुत अच्छे से ये देखा जाता है, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र। तो अगर आपका ये बहुत अच्छे तरीके से इसका फिगर तैयार रहेगा तभी आप इसको लिखिएगा, वरना जो और में करके क्वेश्चन दिए रहते हैं आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों के अच्छाई के लिए बता रही हूं, वरना आप इसके डायग्राम की अगर प्रैक्टिस की हो और अच्छे से आपको आ रहा है तो कोई बात नहीं, तो आप ऐसी चीजों को समझ के लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली पॉइंट को हम क्या समझेंगे, नर जनन तंत्र में सबसे पहले हम क्या समझेंगे, भ्रीषण को समझेंगे, और भ्रीषण समझने के बाद हम वृषण कोश को देखेंगे, वृषण कोश को समझने के बाद हम शुक्रवाहिनी को देखेंगे, एंड शुक्रवाहिनी को समझने के बाद हम श्रीषण को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भ्रीषण क्या है, तो भ्रीषण जो होता है यहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है। यहां पे क्या होता है, यहां पे आपके शुक्राणु का निर्माण, यहां पे शुक्राणु आपका बनता है। अब हमने क्या बताया था, शुक्राणु में नर युग्मक में शुक्राणु पाया जाता है जो कि अचल होता है, छोटा होता है, अचल होता है। तो यहीं पे ही आपका भ्रीषण में ही शुक्राणु का निर्माण होता है। अब ये भ्रीषण कहां पे तब होता है, तो भ्रीषण आपका वृषण कोश में होता है। तो आप लिखोगे यहाँ पे वृषण आपका वृषण कोश में होता है। समझ में आया, हम बताना क्या चाह रहे हैं आप लोगों को, ये समझ में आया। अब भाई ये वृषण कोश में आखिर क्यों होता है, जो ये वृषण होता है ये वृषण कोश में क्यों होता है, क्योंकि शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर से कम ताप की आवश्यकता होती है, इसलिए हमारा वृषण कहां पे जाता है, वृषण कोश के पास जाता है। समझ में आया, कमान एक बार फिर से रिवीजन करिए। नर जनानांग में आप लोगों को क्या समझना है, सबसे पहले वृषण को याद रखना है, फिर वृषण कोश को याद रखना है, फिर आपको वृषण वाहिनी को याद रखना है, या फिर जिसको हम शुक्रवाहिनी भी कहते हैं। उसके बाद लास्ट आपको श्रीष्ण याद करना है, ठीक है। तो वृषण में मैंने आपको क्या बताया, वृषण में मैंने बताया कि यहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होता है। अब वृषण आखिर होता कहाँ पे है, तो हमने बताया कि वृषण आपका यहाँ पे वृषण कोश में होता है। अब वृषण कोश में क्यों होता है, क्योंकि शुक्राणु को बनने के लिए शरीर से कम ताप की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आखिर वृषण कोश में क्यों होता है, तो आप यही लिख के आइएगा, क्योंकि शुक्राणु को बनने के लिए शरीर से कम ताप की हमें आवश्यकता होती है, इसीलिए वृषण हमारा वृषण कोश में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे शुक्रवाहिनी को। तो भाई शुक्रवाहिनी क्या है, यहाँ पे शुक्राणु आपका क्या होता है, इकट्ठा होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर शुक्राणु इकट्ठा होता है। तो
तो यहाँ पे शुक्रवाहिनी में क्या होता है, शुक्रवाहिनी में ही आपका शुक्राणु इकट्ठा होता है और इकट्ठा होने के बाद आपका जो शीर्ष है, जो शीर्ष मतलब मूत्र मार्ग के द्वारा मादा के जो है अंग में जाता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे कहा शुक्रवाहिनी में आपका क्या होता है, शुक्राणु इकट्ठा होता है। उसके पश्चात मूत्र मार्ग द्वारा मादा के अंदर जाता है, या फिर लिख सकते हो आप मादा जनन तंत्र के अंदर जाता है, मादा जनन तंत्र। ठीक है, समझ में आया क्या हमने आप लोगों को बताया। ये जो सारी चीजें मैंने लिखी है बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है आप लोगों के लिए, एकदम नोट्स आप बना सकते हो, बहुत अच्छे से लिखना है। क्या लिखना है, वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। वृषण कोष क्या है, वृषण कोष में वृषण कोष में होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पर शुक्राणु को बनने के लिए शरीर से कम ताप की आवश्यकता होती है। उसके बाद शुक्रवाहिनी, यहाँ पे शुक्राणु जाके आपका इकट्ठा होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, शीर्ष, उसके पश्चात मूत्र मार्ग द्वारा मादा जनन तंत्र के अंदर जाता है। बस इतनी चीजें आपको नर जनन तंत्र में जानी थी और कुछ जानना ही नहीं था आपको। समझ में आ गया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो भाई अब चलते हैं मादा जनन तंत्र को देखने, और मादा जनन तंत्र में हम 4 चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, जैसे मैंने उसमें 4 चीजों को पढ़ा वैसे हम मादा जनन तंत्र में पहला तो हम अंडाशय को पढ़ेंगे, दूसरा अंडवाहिनी जिसको हम डिंबवाहिनी जिसको अंडकोश भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। एंड गर्भाशय पढ़ेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। योनि, ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी हम बिल्कुल 5 मिनट में कवर करने हैं, बहुत ही इजी तरीके से कवर करने वाले। ठीक है, क्या है, सबसे पहले अंडाशय है। तो अंडाशय आपका दोनों तरफ होता है, मादा युग्मक होता है, मादा युग्मक के दोनों तरफ आपका क्या होता है, अंडाशय फिगर में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और क्या होता है हमारा अंडाशय में क्या पाया जाता है, अंडाणु। जैसे आपका क्या हो गया, इधर एक अंडाशय हो गया, इधर अंडाशय, अब इसी में कुछ अणु पाए जाते हैं। ये हो गया आपका अंडाशय, और जो अणु पाए जा रहे हैं ये आपका हो गया अंडाणु। ठीक है, समझ में आया। तो आपका क्या होता है, अंडाशय दोनों तरफ होता है। तो अंडाशय में क्या होता है भैया, अंडाशय में आपका होता है अंडाणु। अंडाशय में अंडाणु होता है। अब अंडाशय से अंडाणु निकल के कहां जा रहा है, जैसे क्या हुआ, आपका अंडाशय ये रहा और अंडाशय में क्या होता है, अंडाणु। अब वो निकल के इधर से जा रहा है, अब जो इधर से निकलकर उधर जा रहा है उसको अंडोत्सर्ग कहेंगे। मतलब अंडाशय से अंडाणु का निकलना क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे अंडाशय से अंडाणु निकल कर अंडोत्सर्ग के पास जाता है। अब देखिए कहां गया भाई, क्या हुआ यहाँ पे, सबसे पहले अंडाशय हमने देखा। तो अंडाशय क्या होता है, अंडाशय में आपका अंडाणु होता है। तो अंडाशय मैंने बता दिया, फिगर में आपको दिख भी रहा होगा अभी। तो अंडाशय दोनों तरफ है और उसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स दिख रहे होंगे जिसको हम अंडाणु कहते हैं। अब अंडाणु मतलब अंडाणु से अंडाशय का निकलना क्या कहलाता है, जैसे अंडाशय में आपके अणु है वो निकल के जा रहे हैं, तो वो निकल के कहां जाएंगे, अंडोत्सर्ग में जाएंगे। ठीक है, अब अंडोत्सर्ग से वो कहां गए, अंडवाहिनी में गए। अब जब वो अंडवाहिनी में गए तो यहाँ पे एक फैलोपियन ट्यूब होता है। क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब। अब यहाँ पे एक फैलोपियन ट्यूब होता है जिससे क्या होता है, जिससे ये निकल के जाते हैं उसी रास्ते से, ऐसे आपको हाथ से पकड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा। वो फैलोपियन ट्यूब से ये क्या करते हैं, जाते हैं और यहीं पे ही आपका क्या होता है, निषेचन होता है। यहीं पे आपका कौन सी क्रिया होती है, निषेचन की। तो एग्जाम में आता है निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है, तो निषेचन की क्रिया आपका अंडवाहिनी माने तो आप डिंबवाहिनी जिसको अंडकोश भी कह सकते हैं।
समझ में आया कि क्या हुआ यहाँ पे? फिर से एक बार, कम ऑन, रिलैक्स से एकदम समझिए। अंडाशय क्या है? अंडाशय में अंडाणु पाए जाते हैं। उसके बाद अंडाशय से अंडाणु का निकलना कहाँ पे? अंडोत्सर्ग में, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया? एक फैलोपियन ट्यूब लगा होता है। अब फैलोपियन ट्यूब से ही आपका क्या जा रहा? जो अंडाणु है वो फैलोपियन ट्यूब से हमारा अंडवाहिनी में जा रहा है, और उसके बाद वहीं से ही आपका नर जनन तंत्र आता है और वहां पे निषेचित होता है वो चीज, ठीक है। तो यहाँ पे जब वो चीज निषेचित हो जाती है, तब यहाँ पे कुछ दिन बाद आपके क्या होता है, जो है गर्भाशय, गर्भाशय की बात हुई तो गर्भाशय में आपका भ्रूण बनना स्टार्ट हो जाता है, और वो वहां से एक नलिका से जुड़ा होता है जिसका नाम होता है अपरा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अपरा कहाँ पे उपस्थित होता है, तो ये आपके गर्भाशय में, अपरा से मतलब उसका क्या होता है, जुड़ा होता है। उसके बाद योनि की बात आई, तो यहाँ पे वो क्या करता है, यहाँ गर्भाशय में वो क्या करता है, 9 महीने भ्रूण आपका रहता है और अपरा के द्वारा वो माता जी से अटैच रहता है अपने। उसके बाद योनि में क्या देखना है, योनि में ये देखना है कि जो आपका शिशु होता है वो प्लेसेंटा, किसके भाई, प्लेसेंटा के माध्यम से पोषण करता है। समझ में आया कि मैंने क्या बताया? फिर से एक बार देखिए, आपका फिर से मैं रिवीजन करा रही हूं। अंडाशय में अंडाणु पाया जाता है, फिर उसके बाद क्या करता है, अंडाणु से अंडाशय का निकलना ही आपका अंडोत्सर्ग में जाता है। उसके बाद वहां से एक फैलोपियन ट्यूब लगा होता है जहां से वो अंडवाहिनी में जाता है, और वहीं पे जो है नर का जो जननांग होता है वो आता है, मीन्स श्रीष्ण। उसके बाद वहीं पे निषेचन हो जाता है। निषेचन होने के बाद वो गर्भाशय में क्या होता है, भ्रूण बनना स्टार्ट हो जाता है 9 महीने, और वहां से एक नली लगी होती है जिसका नाम होता है अपरा, ठीक है। अब अपरा के बाद हम योनि के पास आए, तो यहाँ पे एक प्लेसेंटा के द्वारा जो शिशु होता है वो अपनी मां से पोषण को लेता है, पोषण को करता है। तो मैंने मादा जनन तंत्र को भी 5 मिनट में खत्म कर दिया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम चलेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो चलिए भाई, यहाँ पे हम देखते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। जिस तरह से मैंने जनन के प्रकार को कंप्लीट किया, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र को कंप्लीट किया बिल्कुल इजी तरीके से, उसी तरीके से मैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन को खत्म करूंगी बिल्कुल इजी तरीके से। लगभग 10 मिनट का टॉपिक रहेगा या फिर उससे कम भी लग सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पुष्प को जानेंगे कि आखिर आपका पुष्प क्या है भैया। तो पुष्प क्या है, प्ररोह का रूपांतरण। जैसे आपका ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मैंने क्या लिया, ये आपकी पृथ्वी है, ये आपका जड़ है, और यहाँ से फूल क्या हो रहा है, आपका खिल रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्ररोह, और इसी को रूपांतरण हुआ है, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम पुष्प कहेंगे। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे प्रारोह का रूपांतरण, प्रारोह का रूपांतरण, ठीक है। यही क्या है, यही आपका पुष्प है। अब पुष्प 4 तरीके से होते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझना है। पुष्प क्या होते हैं, 4 तरीके से। तो आप एक चीज अगर गेस किए हो तो जब आपने नर जनन तंत्र को समझा तो वो भी 4 तरीके से होता था, जब आपने मादा को समझा वो भी 4 तरीके से ही है, उसके बाद जब आप पुष्प को समझ रहे हो तो ये भी 4 तरीके से है। तो ये क्या है, सबसे पहली चीज तो आपका बाह्य दल पुंज, जिसपे पुष्प हमारा स्थित रहता है, फिर आपका दलपुंज, फिर आपका क्या है पुमंग, फिर आपका क्या है जयांग, ठीक है। अब वो क्या है भाई, यहाँ पे हम एक एक चीज को समझेंगे, बहुत इजी तरीके से समझेंगे। तो बाह्य दल क्या है, इस पर पुष्प आपका क्या होता है, इस पर पुष्प आपका उपस्थित होता है। यह हरे रंग की संरचना होती है, जो कि सहायक अंग के रूप में कार्य करती है।
ठीक, समझने की कोशिश करिए। मैंने बाह्य दल में क्या लिखा, एक चीज मैंने आपको लिख के बता दिया। अब ये सारी चीजें बहुत ज्यादा, बहुत एकदम इजी तरीके से, क्या है बाह्य दल, इस पर पुष्प क्या होता है, उपस्थित होता है। आपने देखा होगा, अगर आपने पुष्प को लिया, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आपने क्या लिया, आपने गुलाब के पेड़ को लिया, ठीक है। अब गुलाब के पुष्प को जब लिया तो उसके ऊपर आपने देखा होगा कि हरे रंग की कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पुष्प को कवर किए रहती। जी हाँ, वही है आपका पुष्प, ठीक है। इस तरीके से जैसे ये ऐसे बना है, इस तरह से इस पे फूल आपका उपस्थित है, और जो इधर बाह्य रंग की जो ये संरचना है, यही आपका बाह्य तल है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो भाई, बिल्कुल समझ में आ गया। और मैंने क्या लिखा, या हरे रंग की संरचना होती है, बिल्कुल इजी है, हरे रंग की है भाई, इसमें कोई झूठ बोलने की बात नहीं, जो कि सहायक अंग के रूप में कार्य करता है। तो आपका जो बाह्य दल है और जो दल है, ये दोनों आपका सहायक अंग है, मतलब ये पुष्प के सहायक अंग के रूप में काम करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका दलपुंज आता है। पहली चीज तो आपकी कवर हुई, दूसरी चीज आपका दलपुंज आता है। जैसे ही आपने आप क्या किए, वो पहले तो आपका कवर किया था, हरे रंग का जो था पूरा फूल को एकदम कली तरह था, और जैसे वो खुलना स्टार्ट हुआ तो आपका जो बाह्य दल हुआ वो नीचे की तरफ आ गया। बाह्य दल क्या हुआ, आपके नीचे की तरफ आ गया, ये फूल हुआ आपका। अब यहाँ पे जो ये चीजें हैं ये नीचे गिर गई और इस तरह से कुछ फूल बन गया, ठीक है। अब ये चीजें जो हैं, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये आपका है दलपुंज का। तो ये रंग बिरंगे जो आपको फूल दिखाई देते हैं, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके दलपुंज होते हैं। जी हाँ, ये आपके दलपुंज होते हैं। तो आपको समझ में आया, ये भी सहायक अंग के रूप में काम करता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो पंखुड़ियों के समूह को, पंखुड़ियों के समूह को दलपुंज कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने उसी गुलाब को तोड़ दिया और एक जो उसमें से एक पत्ती निकली, उसको हम पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखे रहिएगा। आई होप आप लोगों को बाह्य दलपुंज, दलपुंज एकदम यूं ही कवर आ गया होगा, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम पुमंग और जयांग को देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो चलिए भाई, यहाँ पे हम पुमंग को देख लेते हैं, जो कि पुमंग हमारा क्या है, ये हमारा नर जननांग है, मतलब पुष्प में आपके नर भाग को ही हम क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। अब ये पुमंग क्या, पुमंग आपका पुंकेसर से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, पुंकेसर से, पुंकेसर से मिलकर बना। तो अब पुंकेसर क्या, जैसे आपने देखा होगा आपका इस तरीके से कुछ संरचना होती है पुष्प के अंदर वाले, जैसे आपने गुड़हल का फूल लिया तो उसके अंदर में कुछ इस तरह से संरचना होती है। तो इस पूरे संरचना को, जो ये आपका ये पूरा संरचना है, इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पुंकेसर। समझ में आया, इस पूरी संरचना को क्या कहेंगे, पुंकेसर। अब पुंकेसर भी दो चीजों से मिलकर बना है। पहली चीज तो आपका पुतंतु और दूसरी चीज आपका पराकोष, ठीक है। अब ये पुतंतु क्या है, तो पुतंतु आपके पुंकेसर का ये वाला भाग है, ये पुतंतु। जैसे आपने पुष्प लिया होगा, पुष्प में जो पकड़ने वाला रहता है, जैसे आप ये पुष्प हुआ, ऊपर पुष्प है, ये जो पकड़ने वाला भाग है जो कि आप पकड़ते हो, वो आपका पुतंतु होता है। वो क्या होता है, पुतंतु। और उसका जो पूरा भाग होता है वो आपका पुंकेसर होता है। समझ में आया। एंड ये जो होता है, जो यहाँ पे ये चीजें मैंने बनाई है, ये होता है पराकोष। क्या होता है, ये आपका पराकोष होते हैं और इसमें छोटे 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 कण पाए जाते हैं, इसको हम परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम परागकण कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बताया। ये पूरा स्ट्रक्चर आपका पुंकेसर होगा, एंड जो आपका ये पकड़ के देने वाला होता है, ये आपका पुतंतु होता है, ये आपका पराकोष है, ये आपका परागकण है। समझ में आया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पुतंतु क्या है, पराकोष क्या है। अब हम देखेंगे जयांग, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये समझ चुके होंगे, तो इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं हम जयांग। तो जयांग आपका क्या होता है, स्त्री केसर होता है। बिल्कुल इजी तरीके से मैं कवर करूंगी वो भी, ठीक है। तो जयांग, जयांग, ठीक है, इसको यहां रखती हूं। अब ये क्या होता है, ये आपका स्त्री केसर, मतलब स्त्री के भाग वाला, स्त्री केसर होता है।
समझ में आया। अब स्त्री केसर ये भी आपके 3 चीजों से मिलकर बना होता है। किस चीजों से? 3। पहला तो वर्तिकाग्र, उसके बाद आपका वर्तिका, ठीक है, उसके बाद आपका अंडाशय एंड उसके बाद आपका बीजांड भी ले लेती हूं मैं, बीजांड, ठीक है। अब देखिए पुष्प में क्या होता है, पुष्प में मैं कुछ इस तरह से बनाती हूं, यूं, ये थोड़ा सा गलत हो गया, इस तरह से कुछ भाग होता है, ठीक है। तो पुष्प का जो ये ऊपरी हिस्सा होता है, पुष्प का क्या जो होता है ऊपरी हिस्सा, इसको हम कहेंगे वर्तिकाग्र। समझ में आया? इसको क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र। अब जो ये बीच वाला हिस्सा होता है, इस बीच वाले हिस्से को हम कहेंगे वर्तिका। और जो आपका ये होता है अंडाशय, ये आपका क्या होगा? अंडाशय। और ये क्या होगा आपका? ये होगा बीजांड। तो चित्र सहित आपका आता है, तो आपको ये चीजें बतानी पड़ेंगी। ये वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिका हो गया, ये अंडाशय हो गया, ये आपका बीजांड हो गया। समझ में आया कि आपका ये क्या है? स्त्री केसर है। तो स्त्री केसर भाग को जयांग कहते हैं और पुमंग आपके जो है नर केसर भाग को कहते हैं। समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। चलिए भाई, अब तो हमने पुष्प की संरचना को देख लिया कि किस तरह पुष्प हमारा होता है, लेकिन अभी हमें पुष्पों में लैंगिक जनन देखना है कि किस तरह से उसमें जनन हो रहा है। तो यहाँ पे जो मैंने ये हेडिंग डलवाई है पुष्पों में लैंगिक जनन, तो इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले अब हम कौन सा आपको बताएंगे? सबसे पहले आपको जयांग वाली संरचना बनानी पड़ेगी। तो जयांग वाली संरचना आपकी ये रही। ओह सॉरी, यहाँ पे ये गलत हो गया। इस तरीके से कुछ रहेंगी जयांग वाली संरचना, ठीक है। यहाँ पे क्या है? फिर से लिखो फटाफट से, वर्तिकाग्र है। यहाँ पे क्या है? लिखो भाई वर्तिका है। यहाँ क्या है आपका? लिखो भाई अंडाशय है। यहाँ क्या है आपका? भाई बीजांड है, ठीक। ये तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। एंड आपको अभी मैंने किसका बताया था? ये तो आपका क्या था? ये आपका पुमंग था, ठीक है। अब यहाँ पे जयांग वाला बताएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से पुष्प में होती हैं चीजें, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्या है? ये आपका है पूरा पुंकेसर, पुंकेसर है। और ये आपका क्या है? पराकोश है। ये आपका क्या है? परागकण है। ये आपका क्या है? पुतंतु है, ठीक। समझ में आया? अब क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? इस क्रिया को समझो। परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण की प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया होती है। तो परागण की प्रक्रिया क्या होती है भाई? परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण की प्रक्रिया होती है। ठीक है। तो यहां पे परागकोश में से परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता? हमारा परागण की प्रक्रिया होती है। समझ में आया? उसके बाद अब क्या हुआ? जैसे ही ये कहा गया, वर्तिकाग्र के पास गया यहां तक, तो यहाँ पे नली लगी होती, बहुत सारे कण आते हैं, लेकिन यहाँ से आपके एक ही कण जाने की जो है एक ही कण जाने का चांस होता है। फिर यहाँ से ये धीरे 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 यही कण आपका इस साइड चला जाता है। अब आप कहोगे भाई इस साइड क्यों चला जाता है? क्योंकि इधर आपके शर्करा की मात्रा होती है। किसकी मात्रा? शर्करा की मात्रा होती है, जिससे ये जो हमारा कण यहाँ से आता है तो ये धीरे धीरे आपके इस साइड होकर चला जाता है, और कुछ दिन बाद ये क्या होता है? यहीं पे ये निषेचित हो जाता है, और निषेचित होने के बाद यहाँ पर हमारा धीरे धीरे बीजांड बनने लगता है। उसके बाद हमारे फूल खिलने लगते,
तो कमान एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि हमारा क्या कह रहा है। अभी इसमें कुछ चीजें और है, स्वपरागण परपरागण, तो अभी इसको समझते हैं। पहले मैंने पुष्पी में जो है हमने स्त्री केसर का भाग बना दिया, उसके बाद मैंने नर केसर का बना दिया, क्योंकि नर और मादा के बिना निषेचन होना असंभव है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या है, अब आपने ये सारी चीजें लिखी है इसमें। अब परागकण का ये जो कण है अंदर में, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण की प्रक्रिया कहलाती है। किसकी? परागण की प्रक्रिया कहला रही। अब जैसे ही अंदर गया, अंदर जाने का एक कण का ही रास्ता होता है, तो ये इस तरह से शर्करा की मात्रा की वजह से जाना, और इसी को हम क्या कहते हैं, रसायनुवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब ये इधर गया, उसके बाद ये बीजांड बनना स्टार्ट हो गया। तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज और समझेंगे इसको मिटाने के बाद, कि अगर ये जा रहा है तो या तो वो इसे कोई लेकर जा रहा है या तो वो खुद जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, या तो उसे कोई लेकर जा रहा है या तो वो खुद जा रहा है। तो इसको मिटाते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पे आपका परागण जो हुआ वो दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, जो आपका यहाँ पे भाई, यहाँ पे मैं इसको रख देती हूँ, जो आपका परागण हुआ ये दो तरीके से हुआ। एक भाई हुआ स्वपरागण, क्या हुआ, एक हुआ आपका स्वपरागण, एक हुआ आपका परपरागण। यहाँ पे परपरागण। अब स्वपरागण क्या है, परपरागण। स्व में स्वयं, परागण मतलब स्वयं से जो क्या करता हो, अपना निषेचन खुद से ही उसका हो जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे स्वपरागण, मतलब जो स्वयं ही अपनी क्रियाओं को कर रहा। परपरागण मतलब जिससे दूसरों के माध्यम से हमें ले जाना पड़ रहा हो, दूसरों के माध्यम से ले जाना पड़ रहा है। जैसे स्वपरागण ये हमारा खुद किससे, जैसे आपका आंधी आता है, तूफान आता है, मिट्टियां होती हैं, तो इन सारी चीजों से हमारा क्या हो जाता है, जैसे आंधी हो गया, तूफान हो गया, हवा चल रही है, तो इन सारी चीजों में बारिश हो रही है, तो इससे स्वपरागण हो जाती है कुछ चीजों में। ठीक है, अब परपरागण दूसरे के द्वारा लाया जा रहा है, या तो फिर वो मधुमक्खियों के द्वारा लाया जा रहा है, मधुमक्खी, या फिर वो भौरों के द्वारा लाया जा रहा है, भौरों के द्वारा, या फिर जैसे हाथियों के द्वारा, या फिर मनुष्यों के द्वारा, मतलब दूसरों के द्वारा ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो जहां पे दूसरों के द्वारा निषेचन होता है पुष्प में, उसको परपरागण कहते हैं। जहां पे स्वयं से ही हो जाता है, जैसे आंधी तूफान आया तो वो स्वयं से उसमें कर जाकर गिर गया, जिससे हमारा वो निषेचित हो जाए, निषेचित होने के बाद बीजे होने लगा। और यहाँ पे मधुमक्खी जैसे जा रही है लेकर, या फिर आपके भौरे क्या करते हैं, इधर से चूस कर दूसरे वाले उसमें डाल देते हैं, जिससे वहां पे क्रिया हो जाती है। हाथी जा रही है अपने सूंड को ऐसे इस तरह, या फिर इंसान ही जा रहा है तो हाथों को ऐसे हिलाते चला जाता है, जिससे परपरागण की प्रक्रिया हो जाती है। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। अब लास्ट और एंड टॉपिक हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन तथा इसकी विधियां। तो इसको पढ़ने के बाद हम इस वीडियो को एंड की तरफ ले जाते हैं, एंड आई होप मैंने 45 से 50 मिनट में इस वीडियो को कवर कर लूंगी। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो भाई चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, क्या यहाँ पे हम अलैंगिक जनन देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अलैंगिक जनन में देखेंगे कि अलैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें एक जीव की आवश्यकता होती है। तो ये भी हमारे 6 तरीके से होती है। पहला आपका क्या होगा, विखंडन होगा, दूसरा आपका मुकुलन होगा, एंड तीसरा आपका खंडन होगा, फिर आपका पुनर्जन्म होगा जिसको पुनरुद्भवन भी कहते हैं, फिर उसके बाद बीजाणु निर्माण होगा जो कि इकाई परिवर्धन। देखिए यहाँ से एग्जाम में आपके जो है एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एंड ये आपका 12th का टॉपिक है। ठीक है, 11th-12th में पढ़ोगी। तो विखंडन क्या होता है, तो विखंडन बिल्कुल इजी तरीके से, विखंडन क्या होता है, विखंडन 2 तरीके से होता है भाई। एक तो आपका 2 विखंडन होता है, एक तो बहुविखंडन। जैसे आपकी ये कोई कोशिका है, ठीक है, अब ये जब टूटी तो ये 2 हिस्सों में, दो मतलब क्या, 2 हिस्सों में बटी, मतलब एक इधर बटा एक इधर बटा, यही आपका क्या हो गया, द्विविखंडन हो गया। ठीक है, तो द्विविखंडन का एग्जाम्पल आपका क्या है, युग्लिना है। तो यहाँ पे ऐसे जीव जो 2 तरह से विखंडित होते हैं उसको क्या कहते हैं, द्विविखंडन कहते हैं। एग्जाम्पल युग्लिना है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुविखंडन, इसका एग्जाम्पल आपका पैरामीशियम होगा। क्या होगा, पैरामीशियम होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या हो गया, कोई कोशिका हुई, अब उससे क्या हुआ, द्विविखंडन हुआ, इससे 3 विखंडन हुआ, इससे 3 विखंडन, मतलब बहुत सारे विखंडन हो रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, पैरामीशियम। मतलब ऐसे जीव जिसमें बहुत सारे विखंडन हो उसको क्या कहते हैं, उसको हम बहुविखंडन कहते हैं। समझ में आया। उसके बाद दूसरा आपका है मुकुलन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब दूसरा टॉपिक हम मुकुलन देखेंगे। तो मुकुल, यहाँ पे मुकुल का मतलब है उभार।
तो मतलब किसी चीज में उभार के कारण क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जैसे ये हो गया आपका हाइड्रा, ठीक। तो हाइड्रा का अगर फिगर आप देखोगे तो पहली चीज तो ये थोड़ा सा यहाँ पे उभार बनता है, फिर थोड़े दिन बाद ये हाइड्रा है और ज्यादा बड़ा उभार, फिर थोड़े दिन बाद ये हाइड्रा है और ज्यादा उभार, फिर थोड़े दिन बाद ये हाइड्रा है, एक नया हाइड्रा बन जाता है। और मुकुलन इसी को कहते हैं, मुकुलन का मतलब उभार। तो इसका एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, मुकुलन का भाई हाइड्रा हो गया, हाइड्रा। समझ में आया। उसके बाद हम खंडन को समझेंगे, तो इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम खंडन, पुनर्निर्माण, विजान निर्माण, कायिक परिवर्धन, ये सारी चीजें देख लेते हैं। तो एक बार इसको रिवीजन करके देखते हैं। विखंडन क्या है, विखंडन दो तरीके से होता है, एक द्विविखंडन, एक बहुविखंडन। द्विविखंडन का एग्जाम्पल आपका यूग्लिना है एंड पैरामीशियम। अब पैरामीशियम ये भी जो है आपका क्या बहुविखंडन का जो है एग्जाम्पल है। मुकुलन का मतलब क्या होता है, मुकुल मींस उभार, तो हाइड्रा में क्या होता है, उभार होता है। और यही आपका ईस्ट का भी एग्जाम्पल है, ईस्ट भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका मुकुलन का है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं खंडन, इसको मिटाने के बाद बढ़ते हैं आगे। तो चलिए भाई यहाँ पे थर्ड नंबर देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको 11th और 12th में मिलेगा। मैंने जो है थोड़ी थोड़ी चीजें आपको ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि अलैंगिक जनन भी जो है यहाँ से भी 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसीलिए मैं बता ही दे रही हूँ। तो मैंने विखंडन में बताया, विखंडन 2 तरीके से होते हैं, एक हमारा क्या है द्विविखंडन, एक हमारा क्या है बहुविखंडन है, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को मुकुलन बताया, जो कि मैंने द्विविखंडन का भी एग्जाम्पल दिया आपका, ठीक है, युग्लिना हो गया एंड आपका मैंने बहुविखंडन का भी दिया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है मुकुलन, मुकुलन का मैंने हाइड्रा दिया, ईस्ट दिया। उसके बाद आपका खंडन आता है, तो खंडन में क्या हो, बहुत कोशिकाएं पाई जाए, मतलब खंड मतलब एकदम खंड खंड उसके हो जाए, तो जहाँ पे बहुकोशिकीय होंगे वो भी क्या है आपका खंडन है। इसका एक एग्जाम्पल आपका होगा स्पाइरोगॉयर, ठीक है, स्पाइरोगायरा हो सकता है। उसके बाद पुनर्जन्म, मतलब आपने देखा होगा पुनर्जन्म, इंसानों का पुनर्जन्म आपने मूवी में ही देखा होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है। जैसे आप क्या किए, छिपकली की पूंछ कट गई, तो कुछ दिन बाद वो पूंछ क्या हो जाती है, फिर आ जाती है, तो उसका क्या हो गया, पुनर्जन्म हो गया। तो सबसे ज्यादा पुनर्जन्म आपका प्लेनेरिया में हो जाता है। इसका एग्जाम्पल छिपकली भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसका भी पुनर्जन्म, लेकिन सबसे ज्यादा जल्दी आपका प्लेनेरिया आ जाता है, ठीक है। 4th नंबर आपका विजान निर्माण 2 तरीके से होता है, एक आपका अचल है और एक आपका चल है। चल मतलब गति कर रहा है, जो बीजांड निर्माण है एक तरह से वो गति कर रहा है, तो जो गति कर रहा है वो आपका जो स्पोर रहेगा, एंड जो आपका गति नहीं कर रहा है, जैसे आप चल रहे हो, गति कर रहे हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच गए, तो आपका गति की है कि नहीं, तो वैसे ही जो गति कर रहा है उसको जो स्पोर कहेंगे और जो गति नहीं कर रहा है उसको कैनेडिया कहेंगे। समझ में आया। चलो भाई नेक्स्ट आपका कायिक परिवर्धन, ये पूरा का पूरा 12th का टॉपिक है। कायिक परिवर्धन मतलब पौधों में आपका होता है 2 तरीके से, एक प्राकृतिक होता है, कृत्रिम तरीके से होता है। यहाँ पे कृतक मैंने लिखा है, यहाँ पे कृत्रिम तरीके से होगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक 12th का है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा। तो आज मैंने क्या क्या कवर किया, जनन, जनन के प्रकार, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन तथा इनकी विधियों को फटाफट से मैंने लगभग 45 मिनट में कवर किया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो हमारे वीडियो को करिएगा लाइक, और इसी तरह की वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो फटाफट से उसको भी देख लीजिए भैया। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।